चलो बोर्ड पे देखो, हम लोग बायोलॉजी का क्या कह सकते हैं 9th का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और तुम्हारी जो नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग भी अगर चले तो आपकी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है वो बायोलॉजी का क्या है, सेल ही है। क्या है? सेल ही है। ठीक है, तो सिलेबस तुम लोगों का चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। दैट इज सेल। और मुझे लगता है तुम लोग 8 से आए हो, तो मैं इसकी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी मान लूँ कि थोड़ा बहुत सेल आपने पढ़ा है। बट देखो, जब 9th में सेल पढ़ेंगे और 8 में जो सेल पढ़ा था तो बहुत अंतर है। क्या है? बहुत अंतर है। 9th में जब सेल पढ़ रहे हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? बहुत डिटेल में पढ़ा जा रहा है। तो हम इसको कोई भगाएंगे नहीं, पहली बात, कि किसी के मन में चल रहा हो कि बहुत भागेगा। ठीक है, आइडली मुझे लगता है 3 से 4 क्लास ये चैप्टर जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम लोगों को भी मतलब वो आदत जो होती है ना 8th वालों को, कि मतलब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती है, भागा भागी होती है, तो वैसा होने वाला नहीं है। तुम लोगों के लिए 9th का एक्सपीरियंस थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग रहेगा, बट मुझे लगता है आप बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाओगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो चैप्टर है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो चलो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। किसका इंट्रोडक्शन? सेल का इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? सेल का इंट्रोडक्शन। अब क्या होता है सेल, जरा समझिएगा। तो जरा यहीं से स्टार्ट करते हैं। कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक टाइनी बैक्टीरिया से लेके एक बड़ा ह्यूज प्लांट हो या एनिमल हो, सब के सब किससे बने हैं? एक बहुत ही छोटी बेसिक यूनिट से मिलके बने हैं। उसको कहा जाता है क्या? सेल। जैसे आप एक बड़ा सा एलिफेंट देखो तो उसको देखने में एक बड़ा क्रिएचर दिखता है। क्या दिखता है? एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखता है, और लगता है कि यही क्रिएचर अपने आप में पूरा है। बट जब आप थोड़ा सा बायोलॉजी में पढ़ोगे तो आप जानोगे, पता लगेगा कि वो जो बड़ा सा एलिफेंट आपको दिख रहा है वो खुद छोटे छोटे किससे मिलके बना है? सेलों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? सेलों से मिलके बना है। तो इस धरती पे एक बहुत छोटा बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा हो, या एक धरती में मौजूद बड़े बड़े क्रिएचर लाइक ह्यूमन भी उस बड़े क्रिएचर में आता है, हमको छोटे क्रिएचर में तो नहीं आते। ब्लू व्हेल है ना, धरती का जो सबसे क्या है, सबसे बड़ा जीव है, अगर उसकी भी हम बात करें तो वो भी किससे बना है? वो भी अपने आप में एक सिंगल यूनिट नहीं है। इस धरती पे छोटा हो बड़ा हो, हर क्रिएचर किससे मिलके बना है? छोटे छोटे सेल से मिलके बना है। और इसीलिए देखो सेल को क्या कहा गया? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट का मतलब इकाई, एक, और फंडामेंटल मतलब क्या होता है? मूलभूत। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? मूलभूत। जड़ है ना, कि धरती पे अगर जीवन है तो उस जीवन की जड़ क्या है? सेल है। अगर धरती पे सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता तो धरती पे जीवन भी संभव नहीं होता। इसको इस तरह से समझो कि धरती पे जब सबसे पहले कभी जीवन आया होगा तो तुम्हें क्या लगता है? हाथी, इंसान, हम जैसे बड़े क्रिएचर हुए होंगे? नहीं। इस धरती पर जब जीवन पनपा भी होगा तो सबसे पहले अगर जो जीव रहा होगा वो सिर्फ एक सेल जितना बड़ा रहा होगा, है ना। बाय द टाइम क्या इवोल्यूशंस हुए, है ना, ये सब आपको कहते हैं 10th में पढ़ने को मिलेगा, है कि नहीं। क्या इवोल्यूशन हुए कि कैसे धरती पे जो जीवन एक सिंगल सेल जैसे जीव से स्टार्ट हुआ, कैसे आज धरती पे इतने बड़े क्रिएचर हैं। बट तुम अगर जब डिटेल में जाओगे तो क्या पाओगे? चाहे क्रिएचर छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी उत्पत्ति, सबका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? सेल से हुआ है। इसको ऐसे समझते हैं कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं। मुझे लगता है 8 से आप लोग आए, रिप्रोडक्शन पढ़ा है, मुझे लगता है, मुझे आइडिया है कि 7th में रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का और 8th में रिप्रोडक्शन है एनिमल का। तो चलो 8 की बात करते हैं, नए 8 से आए। अब वहाँ देखो रिप्रोडक्शन जब तुमने पढ़ा तो रिप्रोडक्शन में तुमने क्या देखा कि हम जैसा जो क्रिएचर है, तो भाई हम भी कभी जीवन में क्या थे? मदर के वॉर्म में एक सिंगल सेल के जितने थे, दैट इज जाइगोट। सुना था कभी आपने कि मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट क्या कहते हैं, एग जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट। मतलब हम अपने लाइफ के फेज पे कभी क्या थे? जाइगोट भी थे। क्या थे? जाइगोट भी थे। आज हम यहाँ से बड़े बड़े दिख रहे हैं, मेरे को ही देखो, अच्छा खासा स्ट्रक्चर है मेरा, नहीं, बट मैं भी अपने जीवन के काल पे कभी क्या था? एक सिंगल सेल था। जब मदर के वॉर्म में रहे होंगे तो हिंदी में क्या बोलते हैं? माँ की कोख, है ना। और टेक्निकल बायोलॉजिकल वर्ड क्या है? यूट्रस। क्या है?
क्या है, यूट्रस, और थोड़ा सा अंग्रेजी में सिंपल बोले दैट इज वॉर्म, और हिंदी में कोक। तो अगर वहाँ से भी शुरू करो तो हमारी खुद की बनने की उत्पत्ति कहाँ से है? क्या हम सीधे इतने बड़े हो गए? मतलब हम जब पैदा इस धरती में हमारा जब एग्जिस्टेंस आया तो एग्जिस्टेंस कब था? जब हम धरती जन्म लिए, उस दिन हमारा एग्जिस्टेंस हुआ जब हम मदर के वॉर्म में क्या थे? जस्ट एक जाइगोट भर थे। तो आई थिंक इससे ज़्यादा तो क्या चीज़ को प्रमाण देना है कि जीवन में उत्पत्ति का कारण तो सेल ही है। वो जाइगोट 1 से 2, 2 से 3 एम्ब्रॉय बनता है कि नहीं? और फिर पूरा मदर के वॉर्म में 9 मंथ के अंदर वो डेवलप होता है। बट बात हो रही है शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो एक सिंगल सेल से हुई, है ना? तो मैंने यहाँ बहुत सारी बातें लिखी हैं, बट आई थिंक मैंने ये एग्जाम्पल जो दिया मैं पढ़ूंगा, ये सब समझाऊंगा मैंने क्या लिखा, है ना? छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं। बट आई थिंक मेरा ये एग्जाम्पल तुमको ये बात साबित करता होगा कि क्यों सेल को बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। फंडामेंटल इज मूलभूत, दैट इज जड़, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये पहला पॉइंट समझ आया हो क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, कि धरती पे छोटा क्रिएचर हो बड़ा क्रिएचर हो, सब कहाँ से उत्पन्न हुए? सेल से उत्पन्न हुए। ठीक है, आगे क्या लिख रहे हैं? द सेल इज नॉन एज, ये आपके लिए डेफिनेशन हो सकती है कि अगर आपको पूछे सेल क्या है, वो तो ठीक है मैंने समझाया, समझाने के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है, कि आपको बेहतर समझ आए। बट एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेल पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो। सेल क्या है? द सेल इज नॉन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ because it perform all the essential function needed for the survival। तो देखो इस लाइन को समझते क्या कहना चाह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, हर लाइन जो यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट है, खाली जस्ट पढ़ के निकलने वाला नहीं है। पढ़ोगे समझोगे तो चैप्टर को बहुत बेहतर जानोगे। क्या लिखा? कह रहे सेल इज नॉन एज द स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, हिंदी हमारा भी खराब है ना? संरचनात्मक मतलब द सेल इज नॉन एज स्ट्रक्चरल। तो यहाँ अगर पढ़ो तो क्या लिखा है? सेल इज नॉन एज स्ट्रक्चरल and functional unit means इकाई of the life because it perform all the essential function needed for the survival। कह रहा सेल को क्या कहा गया है? सबसे छोटा स्ट्रक्चर, कि अगर घर में आपके शरीर में सबसे छोटा कोई अगर स्ट्रक्चर है वो कौन है? सेल। और स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या है वो? फंक्शनल, मतलब आपके बॉडी में सबसे छोटा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फंक्शन कर रहा है, जो कुछ काम कर रहा है, वो कौन है? सेल है। क्या है? सेल है। जैसे इस मकान में सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या है? ईंट, बट वो स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हो, उस तरह से कोई फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट आपकी बॉडी जिन सेलों से मिलकर बनी, वो सेल क्या है? आपकी बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो कि आपकी बॉडी में होने वाले सभी महत्वपूर्ण काम जो आपके सर्वाइवल, जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है, उसको परफॉर्म करा रहा है। आप भोजन खाते हैं, उस भोजन से एनर्जी मिलती है। आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन है जहां एनर्जी बनती है? नहीं। हर सेल अपने हिस्से का एनर्जी खुद बनाता है। और आप जानते हैं एनर्जी बनाना जीवित रहने के लिए कितना जरूरी है। कहाँ बन रही है वो एनर्जी? सेल में बनती है। कहाँ बनती है? सेल में बनती है। सेल अपने हिस्से का खा भी रहा है, सांस भी ले रहा है, ग्रो भी करता है, अपने जैसे सेल को क्या करता है, और अपने जैसे नए सेलों को जन्म भी देता है। किसके लक्षण है ये? एक जीवित प्राणी के लक्षण है। तो एक सेल अपने आप में क्या है? एक लाइफ यूनिट की तरह है। क्या? एक लिविंग यूनिट की तरह है। इसलिए क्या कहा गया कि सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसकी? लाइफ की, जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई, जो फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है। कौन से फंक्शन? वो सारे फंक्शन जो जीवित रहने के लिए जरूरी है, वो फंक्शनल यूनिट है। कौन? सेल। कौन है? सेल। अब बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी की। ऑब्वियस सी बात है, इंसान इस बात पे हमेशा सहमत नहीं था कि भाई सेल जैसी कोई चीज़ है कि नहीं। ये रॉबर्ट हुक, वो एक साइंटिस्ट थे या एक बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं, 1665 में, जिन्होंने अपने खुद के बनाए द्वारा, गेट खोल लो, अपने द्वारा खुद का बनाया गया माइक्रोस्कोप की मदद से क्या किया था? सेल को सबसे पहली बार देखा। आई थिंक माइक्रोस्कोप लोग सब जानते हो क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं। क्या करते हैं? मैग्नीफाई करते हैं। और मैग्नीफाई करने से क्या होता है? वो चीज़ें आपको जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत डिटेल में, या कह सकते हैं पहले की तुलना में एक मैग्नीफाइड, एक बड़े स्केल पे देखने को मिलती है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक माइक्रोस्कोप खुद से बनाया, और उस माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने क्या किया? कॉर्क समझते हो? एक पेड़ की जो छाल होती है, कॉर्क,
है ना, उसको जब उन्होंने अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो वो क्या पाते हैं कि वो जो एक कॉर्क उनको एक सिंगल यूनिट दिख रहा था, वो देखते हैं कि छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनाए। और यहाँ से मुझे क्या समझ आया कि वो जो कॉर्क उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा या उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, वो खुद अपने आप में एक सिंगल यूनिट नहीं था, वो खुद कई छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना था। और उसको उन्होंने नाम दिया सबसे पहली बार क्या, सेल। सेल का मतलब होता है बहुत ही छोटी एम्प्टी स्पेस, एक छोटी जगह को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और उसको नाम दिया उन्होंने क्या नाम दिया, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, अच्छा समझ आया नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ऑब्वियसली बात है, हम पढ़ेंगे इस धरती पे कुछ ऐसे भी क्रिएचर है जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी है, दैट इज अमीबा। और भी ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बट फिलहाल उदाहरण के लिए अमीबा कि ऐसे भी क्रिएचर हैं धरती पे जिनका पूरा बॉडी क्या है, एक सिंगल सेल जितना ही बड़ा है या सिंगल सेल से ही बना है। इस तरह के जीव क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, बट वहीं कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनकी बॉडी कई सारे सेलों से मिलके बनी है, जैसे हम लोग है कि नहीं, ह्यूमंस, डॉग, कैट, एलिफेंट, ये सब क्या है हम लोग, क्या हमारी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी है? नहीं, हमारी पूरी बॉडी बनी है किससे, कई सारे सेलों से मिलके बनी है, दैट इज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मल्टी सेलुलर क्या होते हैं और यूनिसेलुलर क्या होते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स, इसको ध्यान से पढ़ा जाएगा। बट फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेल दे रहा था और मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि सेल क्या है। समझ आया नहीं है? और सेल का एक डेफिनेशन आपके पास आ गया होगा कि सेल क्या है। द सेल इज नॉन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहलाता है? बिकॉज इट परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन, क्योंकि वो सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि जीवित रहने के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्त, चलो ठीक है। और देखो एक बात यहां लिखिए कि अंडरस्टैंडिंग द सेल, जब आप सेल को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोसेसेस समझ आने लगेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कैसे जीव ग्रो करता है, कैसे बॉडी में और तरह के फंक्शनिंग होते हैं और कैसे जीव रिप्रोड्यूस करता है। ये सब भी आपको बायोलॉजी में आगे पढ़ना है। बट देखो ये सब बातें तब समझ आती हैं कि कैसे हो रही है जब आप सेल को समझते हैं, और इसलिए सेल को पढ़ना इंपॉर्टेंट जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो बात वहीं से डिस्कवरी ऑफ सेल से, किससे, डिस्कवरी ऑफ सेल से। आई थिंक थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको ऊपर भी डाल सकते हैं, आई थिंक सबको विजिबल होगा। डिस्कवरी ऑफ सेल, आई थिंक अभी मैंने बताया डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है बेटा, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो देखो सिर्फ सुनना नहीं है, कुछ चीज़ें मार्क करना हो तो आपको पता होना चाहिए, सब बातें आपको पता भी होनी चाहिए। पेपर में आपके लिए एक सवाल हो सकता है कि आपको पूछे कि भाई सेल किसने डिस्कवर किया था, तो आपको नाम याद होना चाहिए। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था, किसकी मदद से, खुद के ही बनाए गए माइक्रोस्कोप की मदद से, है कि नहीं। दूसरा, उन्होंने कैसे सेल को देखा था, तो उन्होंने क्या किया था, एक जो स्लाइस ऑफ कॉर्क है, एक पेड़ की जो छाल होती है ना, इसको छाल मतलब छिलका जैसे ही बोलेंगे, दैट इज स्लाइस ऑफ कॉर्क को उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा तो मैंने आपको बताया कि उनको क्या दिखा, उन्होंने देखा कि वो जो स्लाइस ऑफ कॉर्क है वो कई स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, कई छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते दैट इज हनी कॉम्ब जैसा दिखाई देता था, या उनको इस तरह से दिखाई दिया। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर उनको दिखे, इनको उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। क्या कहा गया, सेल कहा। सेल कहने का कारण क्या था, क्योंकि वो कैसे दिख रहे थे, जैसे छोटे छोटे कमरे नहीं होते, बहुत ही छोटे छोटे कमरे नहीं होते, इस तरह से दिखाई दे रहे थे, और यही कारण है कि उन्होंने उसका क्या नामकरण किया, सेल, और वहां से इसका नाम सेल ही हो गया, और आज भी हम इसको सेल ही पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलो हाँ ये जरूर पढ़ेंगे कि पहली बार सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक जरूर थे, बट उन्होंने जब सेल डिस्कवर किया तो जो क्या कहते हैं, क्या यूज किया, कॉर्क को देखा, जो कि क्या था, डेड सेल था। कैसा सेल था, डेड सेल था। तो कॉर्क आप आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी में कि जो पेड़ का जो छाल होता है वो एक्चुअल में किसका बना होता है, डेड सेल से बना होता है। तो उन्होंने सबसे पहले सेल को तो देखा, बट दैट सेल जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है ना,
जहाँ से इसका सेल की डिस्कवरी हुई वो कैसा सेल था वो, दैट इज अ डेड सेल। कैसा सेल था वो, डेड सेल था। ठीक है, चलो आगे बात कर सकते हैं। तो यहां देखो, तो बात कर रहे हैं कि उसके बाद ये एंटोनियो वैन लीeuwenhoek एक साइंटिस्ट थे अगेन, जिन्होंने एक इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से सबसे पहली बार एक लिविंग सेल को देखा। ये बात ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया, बट दैट सेल ही डिस्कवर्ड, जो उन्होंने खुद के ही बनाए गए माइक्रोस्कोप के इसको नीचे देखा, दैट इज अ डेड सेल। क्या था वो, डेड सेल था, है ना। बट ये व्यक्ति एंटोनियो वैन लीeuwenhoek जो थे, इन्होंने एक इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से सबसे पहली बार क्या देखा, एक लिविंग सेल देखा। क्या देखा, एक जीवित सेल देखा। क्या देखा, जीवित सेल देखा। ठीक है, क्या देखा उन्होंने, उसकी बात करते हैं। एक्चुअली उन्होंने एक वाटर में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा। आप जानते हैं वाटर जो होता है, इट कंटेन न्यूमरस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप भी जो पानी पीते हैं, आंखों से आपको कुछ नहीं दिखता है, आप उस पानी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको देखेंगे उसके अंदर कितने सारे लिविंग क्रिएचर्स मौजूद होते हैं। तो इसी प्रकार से जब इस व्यक्ति ने क्या किया, वाटर की ड्रॉप को क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्हें क्या दिखे, उसमें जो लिविंग क्रिएचर रहे होंगे उनके क्या दिखे, सेल को उन्होंने देखा। और इस तरह से पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखा। याद रहेगा, नाम याद रख लेना। ठीक है, और उसको क्या कहा गया, एनिमैल्यूलस या स्मॉल एनिमल कह सकते हो। स्मॉल एनिमल दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं। ठीक है, और इस तरह से जो सेल की डिस्कवरी है ना, उसने जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ों को, जीवों को देखने की जो क्या कहते हैं प्रक्रिया है या होड़ है, उसकी शुरुआत कर दी। कि अब इंसानों का इंटरेस्ट किस में हो गया, कि हम लिविंग क्रिएचर को क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिए कि जीव कैसे उस छोटे सेल से मिलके बना है। अब सिर्फ सेल एक एनवलप जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा खुद अपने आप में क्या है, एक लिविंग यूनिट है ना। तो उसकी भी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो भी किसी न किसी से मिलके बना होगा। अब ये क्या हो गया, इसके ऊपर रिसर्च होना स्टार्ट हो गया कि सेल खुद क्या है, वो समझ आया। दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बट आप जान रहे हैं कि अगर इतने सारे काम कर रहा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मन में आता होगा, वो खाली एक एनवलप जैसा तो होगा नहीं, वो खुद क्या है, एक लिविंग क्रिएचर है। जैसे आपकी बॉडी कई सारे ऑर्गन से मिलके बनी है, और वो ऑर्गन आपको चला रहे हैं ना, इसी प्रकार से सेल भी किन्हीं चीज़ों से मिलके बना होगा जो सेल को चला रहे हैं। और अगर मैं आपको पहले ही बता दूं, उनको कहते हैं ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स। जैसे हम लोग किससे मिलके बने, ऑर्गन से मिलके बने, इसी प्रकार से सेल जिन चीज़ों से मिलके बना है जो सेल को चलाते हैं, उनको कहते हैं क्या, ऑर्गेनल्स। आगे आएगा बट मैंने बोल दिया, आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि क्या कह रहे हैं, कि क्यों माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल का स्टडी स्टार्ट हो गया। क्योंकि आई थिंक सेल जानना काफ़ी नहीं था ना, उसके अंदर क्या है, वो कैसे स्ट्रक्चर है, कौन चीज़ क्या करती है ना। तो ये स्टडी होने की शुरुआत यहाँ से हो गई। चलिए ये देखो, ये कुछ दिखाने की कोशिश की गई है ना। तो ये है कुछ ऐसा, वो क्या कहते हैं, कॉर्क, जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दिख रहा है ना, छोटे छोटे एम्प्टी सैक बोलते हैं, दैट इज खाली जगह। इसको ही उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। क्या कहा, सेल कहा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, सेल थ्योरी, है ना। अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में थ्योरी दी, है ना। तो वहाँ से एक थ्योरी निकल के आती है, इसको कहा गया सेल थ्योरी। क्या कहा जाता है, सेल थ्योरी। तो पढ़ते हैं सेल थ्योरी क्या कहती है। तो पहला पॉइंट है बेटा, सेल्स आर दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आई थिंक ये बताया कि सेल क्या है, जीवन की स्ट्रक्चरल यूनिट है। संरचनात्मक, मेरे से थोड़ा सा बोलने में हिंदी गड़बड़ हो रहा है इसमें, बट आई थिंक आप समझ रहे होंगे। स्ट्रक्चरल का मतलब सब लोग जानते हैं। तो सेल आर दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, कि धरती पर जितना भी जीवन है ना, अलग अलग तरह के जीव हैं, उनके अलग अलग क्या है, स्ट्रक्चर्स है। तो जो स्ट्रक्चर का जो बेसिक यूनिट है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर बना है, वो कौन है, सेल है। यही कारण है कि सेल को क्या कहा गया, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। तो वही नीचे लिखा, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल विच फॉर्म इट्स बॉडी स्ट्रक्चर। तो यही मैंने बोला कि हर जीव किसका बना है, सेल से बना है, और ये सेल ही है जो उसके पूरे स्ट्रक्चर को बनाता है। जैसे इस मकान का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ब्रिक्स। अगर ब्रिक्स नहीं होती तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनता,
तो इसी प्रकार से अगर सेल नहीं होता तो इस धरती पे जो आपको डिफरेंट तरह के क्रिएचर दिखते हैं, उनके स्ट्रक्चर दिखते हैं, आप खुद को देखिए, है ना, आपका भी एक स्ट्रक्चर है, या कोई भी और एनिमल देखिए उसका स्ट्रक्चर देखिए। एनिमल में प्लांट भी रह रहा है, सिर्फ एनिमल ही लिविंग नहीं है, प्लांट्स भी लिविंग में आते हैं, है कि नहीं। तो जो भी धरती पे क्रिएचर है, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसका जो स्ट्रक्चर का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो बेसिक यूनिट सेल है। बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। समझ आया नहीं आया? चलो आगे बात कर रहे हैं। अब यहां देखो, सेल आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा गया। अब सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? तुमको लगता होगा हम खाते पीते हैं, हम सांस लेते हैं, अरे तुम कहाँ खाते पीते हो, तुम्हारी बॉडी में तुम कहते तुम ग्रो कर रहे हो, तुम कहाँ ग्रो कर रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ कैसे हुई, छोटे से इतने बड़े हो गए, हाथ बड़े, पैर बड़े, सर बड़े, आंखें बड़ी, कैसे बड़े? वह हर बॉडी का स्ट्रक्चर ऑर्गन किससे बना है, सेल से बना है। सेल डिवाइड होता है अपने जैसे और सेल बनाता है, इस तरह से बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है कि नहीं। आपकी बॉडी में एक्चुअल में आपके जीवित रहने का कारण क्या है कि आपका सेल अपना काम कर रहा है, आपका सेल अपना काम कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, उस एनर्जी का ही यूटिलाइज होता है बॉडी में और तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो आपकी बॉडी में सबसे छोटा चीज़ जो काम कर रहा है, जो कि फंक्शनल है, फंक्शन तो डेड नहीं, जो खाली स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कुछ कर नहीं रहा है। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा कार्य करने वाला स्ट्रक्चर, दैट इज अ फंक्शनल यूनिट। और शुरुआत में ही डेफिनेशन बताया कि सेल को क्या कहा गया है, फंक्शनल यूनिट कहा गया। क्यों कहा गया, बताया कि आपकी बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोले तो जीवित रहने के लिए जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइक न्यूट्रिशन, कि आप भोजन खाते हैं उससे एनर्जी निकालते हैं, रेस्पिरेशन, चाहे बॉडी वेस्ट बनाती है ना, वो वेस्ट कहाँ बनता है, सेल में ही बनता है। भाई ऑक्सीजन सेल में जाता है, उससे एनर्जी बनती है, साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहाँ बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, वो सेल में ही बनता है, सेल में ही बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी में जो नए सेलों का निर्माण होता है वो भी कौन करता है, सेल ही होता है। जब एक पेरेंट सेल टूटता है, पहले तो वो ग्रो होता है, और फिर जब वो टूटता है तो क्या होता है, उसके डिवीजन से क्या होते हैं, उसके ही तरह और सेल बनते हैं। जब मैं कहता हूँ उसके ही तरह, तो उसके ही तरह का मतलब होता है उसके ही जैसे स्ट्रक्चर और वैसा ही फंक्शनल करने वाले सेल। आपकी बॉडी में जो स्किन का सेल डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा, अपने जैसा स्किन का सेल ही बनाता है ना। तो जो नया स्किन सेल बनता है वो क्या करता है, अपने पेरेंट स्किन सेल जैसा ही स्ट्रक्चर में होता है, अपने पेरेंट सेल जैसा ही फंक्शन करता है। तो आपकी बॉडी में जो सेल का डिवीजन हो रहा है जिससे नए सेल बनते हैं, तो वो कौन करता है, सेल ही करता है। और सेल का डिवीजन होता है, आई थिंक इस वजह से ही आपकी ग्रोथ होती है ना। कहीं आपको इंजरी हो जाती है तो वहाँ सेल रिपेयर करता है कि नहीं करता, तो कैसे रिपेयर करता है, तो वहाँ आसपास जो सेल होते हैं वो अपने ही जैसे कुछ नए सेल बनाते हैं, उससे इंजरी रिकवर होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट भी समझ आया होगा। सेल थ्योरी क्या कहती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, न्यू सेल आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बॉडी में जो पहले से ही सेल मौजूद हैं, जब वो डिवाइड होते हैं तो क्या करते हैं, अपने जैसे नए सेल बनाते हैं, अपने जैसे नए सेल बनाते हैं। आई थिंक सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे पॉइंट आपको समझ आएंगे। अभी देखो फटाफट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। सबको समझ आया? इतना ही हमने पढ़ा है कि सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल के बने हैं। सेल क्या है, लाइफ की बेसिक यूनिट है कि नहीं। एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल। ये मैंने समझाया कि इस धरती पे चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, सबके बनने की शुरुआत कहाँ से हुई है, एक सिंगल सेल से हुई। ये मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने अपने एग्जाम्पल भी दिया तुमको। हम इंसान खुद कहाँ से बने, जायगोट की कहानी सुनाई थी अभी, क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, आई थिंक यही पॉइंट समझा रहे थे सेल थ्योरी का, कि एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ एज सिंगल सेल। क्या सीधे इतने बड़े हो गए धरती पे, जो मदर के वॉर्म में थे क्या थे, बताया जस्ट एक सिंगल सेल थे। तो हर जीव जो धरती पे है उसके बनने की शुरुआत या उसकी लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई, सिंगल सेल से, है ना। और इसीलिए सेल क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक चल रहा है, तुमको पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलो। ऑल सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बताया कि भाई मेरी बॉडी में अगर आपको एक सेल दिखेगा तो ये कैसे बना नया सेल, इसका पेरेंट सेल रहा होगा, वो पेरेंट सेल डिवाइड हुआ होगा और उससे फिर नया सेल बना। तो बॉडी में हर सेल किससे बना, अपने पेरेंट सेल से बना, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग सेल। उससे पहले जो सेल मौजूद था उससे ही नए सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, एंड द लास्ट इज सेल हैव सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, एक खास तरह के जो सेल होते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन और उनका फंक्शन क्या होता है,
सेम होता है। उदाहरण दिया, अरे स्किन सेल जब डिवाइड होगा तो अपने जैसा ही स्ट्रक्चर का सेल बनाएगा, उसका फंक्शन भी वैसे ही होगा। आपकी बॉडी में नर्व सेल होता है, वो बॉडी में ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक सिग्नल को लेके जाता है। एक नर्व सेल का जब डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एक सेल उसके जैसे ही बनेगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन उसके प्री एग्जिस्टेंट सेल जैसी ही होगी, उसका स्ट्रक्चर उसके प्री एग्जिस्टेंट सेल जैसा ही होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा इस पॉइंट का मतलब? इस बात में हाँ ना बोलो भाई। समझ आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा, और नहीं आ रहा तो ना बोल सकते हो, ना बोलने का ऑप्शन चालू है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा इसको समझिए, एक छोटा सा डायग्राम देखो, ये छोटा सा डायग्राम बहुत कुछ चीज़ समझाता है जो मैं समझाने की सबसे कोशिश कर रहा हूँ। सेल थ्योरी पढ़ रहे थे, आप अपने को ही देखिए, ये हैं आप अपने आप को ऐसा देखते है ना, ये भार वाला ऐसे ही देखते हो अपने आप को। बट खुद सोचो तुम्हारे बनने की शुरुआत कैसे हुई? आपकी बॉडी में सबसे छोटा क्या, आप ही हो क्या? आपकी बॉडी में सबसे छोटी चीज़ क्या है? सेल। उन कई सारे सेलों के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू। आपकी 9th में एक चैप्टर टिश्यू भी आएगा इसके बाद, तभी कह रहे हैं सेल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल क्या है? सबसे छोटा बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो हमारे बॉडी में मौजूद है। सेल से मिलने से या कई सारे सेलों के मिलके क्या बनते हैं बॉडी में? टिश्यू। जैसे आपकी स्किन क्या है? सेल है क्या? टिश्यू लेवल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? टिश्यू लेवल स्ट्रक्चर है। बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किस दर्जे का है, किस लेवल का है? टिश्यू लेवल स्ट्रक्चर है। कई सारे सेलों से मिलके बना, एक सिंगल सेल तो नहीं है ना ये, है ना? बट क्या है ये? टिश्यू है। स्किन क्या है? स्किन क्या है? टिश्यू है। आप टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि स्किन कौन से टिश्यू में आता है, बट फिलहाल वो डिस्कशन तो यहाँ होगा नहीं। बट ठीक है, एक उदाहरण मैंने दिया। अब कई सारे जब टिश्यू मिलते हैं या टिश्यूओं के मिलने से क्या बनते हैं बॉडी में? ऑर्गन। अब जैसे आपका स्टमक, लीवर, हार्ट, ब्रेन, किडनी, क्या ये सेल है? ना, सेल नहीं है क्या? तो क्या ये टिश्यू है? ये टिश्यू भी नहीं है। ये किस लेवल का स्ट्रक्चर है? ये ऑर्गन लेवल का स्ट्रक्चर है। क्या है ये? ऑर्गन लेवल का स्ट्रक्चर है, जो किससे मिलके बना? टिश्यूओं के मिलने से बना। किससे मिलके बना? टिश्यूओं के मिलने से बना। और जब ऑर्गन मिला, और आपकी बॉडी में जब कई सारे ऑर्गन मिलेंगे और साथ में मिलके जब काम करेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? आपकी बॉडी में सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं। अगर एक भी ऑर्गन काम करना खराब करेगा तो सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हर ऑर्गन का सही काम करना जरूरी है कि नहीं है? तो कई सारे ऑर्गन से क्या मिलता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हम जो इंसान हैं वो किस लेवल के हैं? हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, और फिर इससे बनता है एक ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म। तो समझ आया? हम जो ह्यूमन हैं वो इस कैटेगरी के एनिमल हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? और वो जो अमीबा है वो देखो किस कैटेगरी का एनिमल है। उसका पूरा बॉडी ही कितना है? तुमको लगता है मैं खाती हूँ कनिष्का, है ना, मैं सांस लेती हूँ, तो मेरे बेटा जो काम तू करती है वो सारे काम वो अमीबा इस सिंगल सेल से कराता है कि नहीं? ये खाना भी खाता है कि नहीं? ये रेस्पिरेशन भी करता है। ये जो खाना खाता है उससे वेस्ट भी बनता है, उस वेस्ट को बॉडी से इजेक्ट भी करता है। हर वो काम वो करता है जो एक लिविंग क्रिएचर धरती पे करता है। तो समझ आया कि नहीं? देखो सेल अपने आप में क्या एक लिविंग यूनिट है कि नहीं? उसके बाहर उसके पास तो नहीं है पेट खाने के लिए, उसके पास तो मूल नहीं है। अब ये सब पढ़ेंगे हम बायोलॉजी में आगे। बट देखो वो सारे फंक्शन काम करता है, खाता भी है, रेस्पिरेशन भी करता है, वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है, और उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव भी करता है। हर वो काम जो आप भी करते होंगे, है कि नहीं? तो अब समझ आया कि नहीं है कि सेल क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। धरती पे कुछ क्रिएचर हैं जिनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, बट क्या है वो एक सिंगल सेल जितने भी नहीं है, वो कई सारे सेलों से मिलके बना। तो उस जीव को क्या कहेंगे? वो किस कैटेगरी का जीव है? वो टिश्यू लेवल क्रिएचर है। वो क्या है? टिश्यू लेवल क्रिएचर है। धरती पे कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें बहुत सारे ऑर्गन तो नहीं है, बट बॉडी में एक आधा ऑर्गन मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऐसा जीव जो किस लेवल का है? ऑर्गन लेवल का जीव है। मतलब पूरा ऑर्गन सिस्टम नहीं है उसके पास, बट इट हैव सर्टेन ऑर्गन, दैट इज ऑक्टोपस, है ना? तो उस लेवल में कौन आता है? ऑक्टोपस आ सकता है। ऑर्गन सिस्टम कब बनेगा? जब आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होंगे, एंड वो बहुत सारे ऑर्गन क्या कर रहे हैं? आपस में मिलके क्या करते हैं? लक्ष्य काम करते हैं, दैट इज ऑर्गन लेवल स्ट्रक्चर। और तब बनता है क्या? एक ऑर्गेनिज्म। तो आई थिंक इससे पूरा सेल थ्योरी समझ आया नहीं आया? अब तक जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, बोलो वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लक्ष्य एक बार मुझे वहाँ से ओके दो कि वो ठीक है क्या? अगर वो ठीक है तो फिर मैं आगे
चलो लास्ट टाइम एक थोड़ा सा कहानी खराब भी तो थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रही है ना, आप लोगों का हाँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि नहीं। इसको बनाने का पर्पज़ है, देखो सीधी सी बात है, आज सुबह मैं 8:30 बजे से लगा और मैंने कहा शाम के 3 बजे तक मैं इसको बनाने में खुद से लगा था, है ना। और मैं ये बात इसलिए बीच में बोल रहा हूँ तुम लोगों को ये बताने के लिए मेरे भाई, देखो कि मैं बच्चों को फिर ये कह रहा हूँ कि देखो मैंने 8:30 बजे मॉर्निंग से 3 बजे तक इसको बनाया है, और ये तब स्थिति है कि जब मैं सब चीज़ें जानता हूँ। बट मुझे समय इसलिए लगा क्योंकि मुझे भाई ये सब मेरे लिए नया था करना, बट आपके लिए ये सब पढ़ना नया है ना। तो इसलिए मैं कहूँगा कि तुम सोचो कि भाई एक रात में तुम पढ़ लोगे, नहीं होगा। जितना मैं आज पढ़ाऊँगा मैं तुमसे उम्मीद करूँगा तुम आज उतना ही साथ साथ पढ़ोगे। ऑब्वियस सी बात है सारा नहीं हो पाता, बट आज एक प्रैक्टिस ये होती है कि हाँ आज जो पढ़ाया वो आज ही देखा। अगर कल पे डालने वाली चक्कर में रहोगे तो कल तक बेटा हम कोई दूसरे लेक्चर में होंगे, आगे होंगे, और इस तरह से क्या होता है चीज़ें बहुत ज़्यादा पेंडिंग होती है, और चीज़ें जो आपके हाथ में होती है वो हाथ से निकल जाती है। फिर स्थिति ऐसी है कि सिलेबस इतना पेंडिंग हो जाएगा, आपने साथ साथ नहीं किया, और तुम सोचोगे कि तुम ऐसे चैप्टर एक रात पे करोगे, होना नहीं, और एक चैप्टर रहेगा नहीं। जब तुम स्टार्ट करोगे हकीकत यह तब तक एक चैप्टर भी नहीं रहेगा, कई सारे चैप्टर होंगे करने के लिए, तो तुम एक रात में इतने सारे चैप्टर नहीं कर पाओगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है कनिष्का दोस्त, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट आगे बेटा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिलहाल तो हम समझ लेते हैं, तो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, कि कैसे उनको बांटा गया है। बट ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किसके आधार पे, नंबर ऑफ सेल, किसके आधार पे, नंबर ऑफ सेल, कि जीव में कितने, या जीव की जो बॉडी है वो कितने सेलों से मिलके बना है, इस आधार पे भी जीवों को कैटेगराइज या क्लासिफाइड किया गया है। तो इस हिसाब से जीव दो कैटेगरी में जाते हैं, वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द अनदर इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी तक? चलो अब एक एक करके पढ़ते साथ साथ पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो हो सकता है कि पॉइंट रटा नहीं लगेगा, बट कम से कम समझ आ जाएगा अभी, है ना। और जो ध्यान से सुनेगा उसके सारे पॉइंट अभी याद हो जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, तो पहला पॉइंट क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, कहता है अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। या मैं इसको ऐसे कहूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है कि जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनी है। एग्जाम्पल दे देते हैं, दैट इज अमीबा, या ऐसे बहुत से क्रिएचर हैं धरती पर, माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ किसकी कंपोज है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल की। तो ऐसे जीव किस में आएंगे, यूनिसेलुलर। तुम क्या यूनिसेलुलर होती ना, आप यूनिसेलुलर में ऑफ कोर्स तुम तो नहीं आती हो, तुम मतलब हम ह्यूमन तो नहीं आते हैं। दूसरा देखो बच्चा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पहला पॉइंट, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। एक ऐसा जीव जो कई सारे सेलों से मिलके बना है, जो कई सारे सेलों से मिलके बना है, इस तरह का जीव क्या कहलाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है कि नहीं। ह्यूमंस इसका एक एग्जांपल है, ह्यूमन है, अपने आसपास देखते होंगे कई तरह के जो प्लांट्स आप अपने पास देखते हो, आसपास देखते हो, सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। क्यों है मल्टी सेलुलर, क्योंकि उनकी बॉडी कंपोज है, बनी है किससे, एक से अधिक सेलों के मिलके। आगे बढ़ेंगे बच्चा, ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। कह रहा है उस जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी फंक्शनलिटी होती है, वो सब के सब कौन परफॉर्म करता है, वो सिंगल सेल। और कौन करेगा भाई केवल ये देखे वही सेल है। अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया कि धरती पे इस लेवल के भी क्रिएचर है जिनकी पूरी बॉडी क्या है, सिंगल सेल से बनी है, और काम वो सारे ही करता है सेल, है ना। वो रेस्पिरेशन भी कर रहा है, उसमें डाइजेशन भी हो रहा है कि नहीं। जितने भी ह्यूमंस को, ह्यूमन नहीं कहना चाहिए, जितने भी जीव को सर्वाइव करने के लिए एक्टिविटी एक बॉडी में होनी चाहिए, वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेस कहाँ हो रही हैं, उस सेल पे हो रही हैं, मतलब वो सिंगल सेल ही कर रहा है। तो आई थिंक यही तो बात यहाँ बोली जा रही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो एक जीव की बॉडी में होती है, वो किसके अंदर होती है, विद इन दी सिंगल सेल, उसी सिंगल सेल में होती है। बट अगर हम बात करें किसकी बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर में कहता है अ सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो उसकी बॉडी में सेल है, तो जो एक सेल है वो क्या करता है, वो सारे काम नहीं करता है। एक सर्टेन सेल क्या करता है,
एक या दो या ज़्यादा तीन, बट ये कह सकते हो कि सारे फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करता है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक या कुछ फ्यू एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करता है कि नहीं? एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, किसमें? मल्टी सेलुलर में। बट यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं है। चिराग बाबू इधर देखो बेटा, आप चश्मा पहन के भी नहीं आए आज, दिख रहा है आपको? हाँ, सो के आए बच्चा। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर एज सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटी। पिछले पॉइंट से लिंक है ये पॉइंट, कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वहां डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का मतलब काम का कोई बंटवारा नहीं हो रखा। क्यों? पहले पॉइंट में ही बोला, क्योंकि वहाँ एक सिंगल सेल है और वो सारा एक सिंगल सेल ही क्या करता है? सारे के सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ऑफ कोर्स यार वहाँ कोई दूसरा सेल है नहीं कि जो काम बढ़ जाए या एक्टिविटी बढ़ जाए। तो आई थिंक ये तो पिछले पॉइंट से ही समझ आता है कि एक सिंगल सेल में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो जो सिंगल सेल उसकी बॉडी में होता है वही सारे काम परफॉर्म करता है। तो वही बात यहाँ समझो, तो वही तो लिख रहा है, उसका ही एक्सटेंशन है, उसी पॉइंट का एक्सटेंशन है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। लेबर का मतलब है जो काम है, कार्य हैं बहुत सारे जीवित रहने के लिए, उसका बंटवारा नहीं है, वो सिंगल सेल ही सारे काम करता है। अगर वही हम बात करें किसकी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब जानता है कोई कि सेल स्पेशलाइज्ड होता है? इसका मतलब क्या? किसी को मालूम कि स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ, पढ़ तो लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, मतलब नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। तो क्या बोल के निकल गए? उसने कहा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होते हैं वो कैसे सेल होते हैं? वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज समझ दो, जैसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर सुना है? एक झोला छाप डॉक्टर भी होता है ना? पेट का दर्द, सर का दर्द, कान का दर्द, तुम कोई दर्द उसके पास लेके जाओ, वो सबका इलाज करेगा। और तुम जानते हो कितना ही डॉक्टर है ना? एक तुम अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, उसके बोर्ड पे लिखा होता है कान नाक आँख का डॉक्टर, है ना? एक ब्रेन वाला अलग ही होता है ना? दांत का डॉक्टर अलग, हड्डियों का डॉक्टर अलग। क्या कहते हैं उस डॉक्टर को? स्पेशलाइज्ड। क्यों स्पेशलाइज्ड? अरे वो सारी बीमारी देखता है क्या? वो स्पेशलिस्ट है, उसका जो परफेक्शन है, उसका जो नॉलेज है वो सिर्फ एक ही बीमारी के लिए है या किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन का ही वो ट्रीटमेंट बेहतर करता है। दैट इज स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ना, जो सब कुछ नहीं देखता है ना? जैसे टीचर्स होते हैं, अब तुम 9th में आए, क्या तुमको एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाया है क्या? कई पेरेंट्स का ऐसा भी होता है, वो कहते हैं कि आप ही पढ़ाइए SST। कैसे पढ़ाएंगे SST भाई? मेरा सब्जेक्ट है SST क्या? कि मुझे भी झोला छाप टीचर बनना है? मेरे को झोला छाप टीचर थोड़ा ना बनना है भाई। मेरा स्पेशलाइजेशन क्या होगा? मेरा स्पेशलाइजेशन मैथ है और साइंस है। 11वीं 12वीं में जाएंगे तो क्या है? मैथ एंड फिजिक्स है। केमिस्ट्री में वहाँ पढ़ा नहीं रहा है कि नहीं? तो दैट इज स्पेशलाइजेशन ना, कि सारे काम करता हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। दैट इज स्पेशलाइजेशन, कि मेरा स्पेशलाइजेशन किस में? मैथ और साइंस में। तू मुझे बोलेगा SST पढ़ा, तो मैं क्या बोलूँगा? पढ़ाऊँगा? क्या बोलता मैं? बच्चा बोलता है ना भैया SST पढ़ाएगा, मैं क्या बोलता हूँ? पहली बात पहले ही मेरा वर्ड निकलता है ना, मेरा सब्जेक्ट नहीं, मेरा उस पर स्पेशलाइजेशन नहीं है कि नहीं? तो समझ आया कि नहीं आया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ सेल कैसे हैं? स्पेशलाइज्ड हैं। मतलब एक सर्टेन सेल एक और एक से कुछ काम ही परफॉर्म करता है, वो सारे फंक्शन वहाँ परफॉर्म नहीं करता। उदाहरण से समझाते हैं, आपकी बॉडी में नर्व सेल है, वो क्या बॉडी में सारे काम कर रहा है? नहीं कर रहा। उसका एक ही काम है, बॉडी में ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो सिग्नल आना और जाना है उसको देखने का काम है। किसका? नर्व सेल का। कोई और काम करता है वो? आपकी बॉडी का जो स्किन सेल है, कैसे देखते हो आप? इसे देख नहीं पाते, बट इससे क्या करते हो? किसी का टच, सर्दी गर्मी का एहसास, पेन, आई थिंक ये वो सेंस करता है कि नहीं? तो यहाँ जो सेल है स्किन का, आई थिंक वो कुछ काम करता है। हाँ, लाइट आप देखते हो कैसे? आपके आंखों में मौजूद रेटिना पे 2 सेल होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। आई थिंक ये सब पढ़ा है तुम लोग, 8 पढ़ के आए हो, है कि नहीं? आई थिंक ह्यूमन आई टाइप का कोई चैप्टर होता है वहाँ, है कि नहीं? पढ़ा है ना गणेश का? तो अब आइज के अंदर जो रेटिना होता है वहाँ 2 तरह के सेल होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। तो क्या उस रोड एंड कोन से तुम प्रेशर सेंस करते हो? बॉडी क्या टेस्ट सेंस करता है? क्या सेंस करता है? लाइट सेंस करता है। तो है कि नहीं स्पेशलाइजेशन, कि
कि वो सेल स्पेशलिस्ट है सिर्फ किसको सेंस करने में, लाइट को। आपकी टंग पे कुछ सेल्स होते हैं, है ना, दैट इज रिसेप्टर्स, क्या सेंस करते हैं, टेस्ट, है ना। क्या उससे आपको जीभ से स्मेल सेंस होती है क्या, स्मेल किससे सेंस होती है, नोज में आपके वो सेल हैं जिनका काम है क्या, स्मेल को सेंस करना, डिटेक्ट करना। तो क्या समझा रहे हैं, यही तो लिख रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल क्या है, स्पेशलाइज्ड होता है। क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, एक सेल सारे काम नहीं करता है कि नहीं। जैसे आप लोग 10th के बाद जो सब्जेक्ट लेंगे तो सब कुछ थोड़ा पढ़ेंगे, अभी हिंदी, इंग्लिश, SST सब पढ़ रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। क्या करते हैं, एक स्ट्रीम चूज़ करते हैं, क्योंकि सच में आप हर चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो बोलेगा 10वीं का मैं आर्ट्स भी पढ़ूंगा, मैं कॉमर्स भी पढ़ूंगा, मैं साइंस पढ़ूंगा, ऐसा सब संभव ही नहीं है। अब कोई पढ़ते तो अलग बात है, बट आइडियली ये संभव है क्या, और सब पढ़ देगा तो उसका स्पेशलाइज वो किसी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। आप 12th के बाद और जाते हैं तो आपने साइंस भी लिया होगा, तो वहाँ भी आगे और स्ट्रीम चूज़ करनी होती है कि नहीं, कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, है कि नहीं, IT। तो ये क्या है, दैट इज ए स्पेशलाइजेशन ना, कि आप लाइफ में भी क्या करते हैं, एक सर्टेन चीज़ में ही परफेक्शन पाते हैं, एक ही सर्टेन चीज़ के स्पेशलाइज करते हैं। तो समझ आया कि नहीं आया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, पानी पिएंगे, मुंह सूख चुका है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल कैसे होते हैं, एक सिंगल सेल जब सारी एक्टिविटी नहीं करता, इट परफॉर्म ओनली सम और फ्यू एक्टिविटी, मीन्स वहाँ जो सेल होता है क्या होता है, स्पेशलाइज होता है एक सर्टेन फंक्शन में। और इसीलिए यहाँ क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। इसका एक टॉपिक भी था डिवीजन लेबर, मैंने आई थिंक यही समझा दिया कि नहीं, कि डिवीजन ऑफ लेबर मतलब यहाँ अलग अलग सेलों पे काम बटा है कि नहीं, कि टंग वाला सेल किसका काम कर रहा है, टेस्ट को सेंस करने का ही काम कर रहा है, नर्व सेल सिग्नल को लाने ले जाने का ही काम कर रहा है ना। ब्रेन का सेल कुछ और ही काम करता है, याददाश्त आपकी वहाँ रहती है, आपके एक्सपीरियंसेस वहाँ रहते हैं, आपके ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन, जो डिसीजन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, ब्रेन सेल में। आपका स्किन सेल अपना काम कर रहा है, तो काम बटा है कि नहीं बटा, क्यों बटा है काम, क्योंकि हर सेल हर काम करता ही नहीं, हर सेल का अपना फिक्स काम है। कुछ ऐसे नहीं एक ही काम करता है, कुछ सेल एक या एक से 2 या 3 काम करते हैं, बट सारे काम तो मल्टी सेलुलर में सारे सेल नहीं करते हैं। वहाँ एक सिंगल सेल एक सर्टेन या कुछ काम ही करता है, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। थोड़ा रुको, पानी पी लेते। चलो आगे चलेंगे बच्चा, तो आई थिंक आगे जा सकते हैं, है ना। चौथा पॉइंट देखिए, रिप्रोडक्शन कंज्यूम अ सिंगल सेल। ऑब्वियस सी बात है, जब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे काम सिंगल सेल कर रहा है, मैंने कहा भाई उसके पास दूसरा सेल है कहाँ, ये दूसरा करेगा। तो रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है कि नहीं, कि एक जीव क्या करता है, अपने जैसे जीव को जन्म देता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब वहाँ रिप्रोडक्शन का काम भी कौन करता है, वो सिंगल सेल ही करता है। कभी अमीबा का पढ़ा होगा तुमने, है ना, एक अमीबा का जो सेल होता है क्या करता है, ग्रो करता है, वो डिवाइड हो जाता है 2 में, तो वहाँ ये रिप्रोडक्शन हो गया कि एक सेल से 2 बन गया। जो नया सेल बना वो क्या है, उसका डॉटर सेल है। तो कैसे हुआ रिप्रोडक्शन, उसी सेल से। तो वही लिखा उसने कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, या उस सिंगल सेल से ही रिप्रोडक्शन होता है। बट अगर हम बात करें किसकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो सोचो जो आपकी बॉडी में, मैं मल्टी आपकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक एग्जाम्पल हैं किसके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो आपकी बॉडी में देखने का काम रोड्स एंड कॉन्स कर रहे हैं, है ना, सिग्नल को ले जाने का काम नर्व सेल कर रहे हैं, और इसी प्रकार से एक जीव को जन्म देने का काम दैट इज रिप्रोडक्शन में जो सेल लगते हैं वो बॉडी का कोई नॉर्मल सेल नहीं होता है, वो एक खास तरह का सेल होता है जो बॉडी में और किसी तरह का काम नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम आता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन काम आता है। किसका काम आता है, वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में ही काम आता है। इसको कहते हैं क्या, जर्म सेल। क्या कहते हैं, जर्म सेल, है ना, जिसको आप क्या कहते थे, गैमेट्स भी कहते थे। किस क्या कहते थे, ये गैमेट्स वही है जिसको आप क्या कहते थे, जर्म सेल बोले तो गैमेट्स, जिसको आप रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं, नाम ही रखा उसका क्या, रिप्रोडक्टिव सेल। वो सेल जो प्रोडक्शन में मदद करता है या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कराता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल। क्लियर है बच्चा। एंड द लास्ट इज बच्चा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन, उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है लाइफ स्पैन, जीवन काल छोटा होता है, बहुत
लंबी भाइयों की उम्र नहीं होती है। बट जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनका लाइफ टाइम, जो जीवन काल है, जन्म से मृत्यु का समय, दैट इज लाइफ स्पैन, वो क्या होता है, इनकी तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है लक्ष्य, एक बार वहाँ भी देख लो भाई, चल रहा है। चलो, अब मेरा एक बार एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब हो गया ना, तो थोड़ा सा आदमी सचेत रहता है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। थोड़ा और आगे चलेंगे, जरा रुको। बात हो रही है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम जीवों का और तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जरा देखो, इस धरती पे देखो कितना नेचर इंटरेस्टिंग है। तब से सेल 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 कर रहे हो और कह रहे हो कि हर चीज़ किससे बना है, सेल से ही बना है। बट देखो पहला ही पॉइंट पढ़ो, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ कर रहे हैं तो देखो पहला ही टाइप क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहा है, मतलब वो जीव जिनकी बॉडी में सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं। ऐसे भी क्रिएचर हैं धरती पे, है ना। जैसे सामान्य तौर पे जीव धरती पे जो पाए जाते हैं, क्या दिखता है, वो चाहे सिंगल सेल है, चाहे कई सारे सेलों से मिलके बना, अल्टीमेटली उसकी बॉडी सेलों से बनी होती है कि नहीं। बट इस धरती पे ऐसे भी क्रिएचर हैं जिनको क्या कहा गया, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब कारण बताएंगे क्यों कहा गया इनको नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जरा पढ़ो, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन दैट इज संरचना है, उस बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए सुने होंगे वायरसेस, है ना। तुम वो जनरेशन है जिसको वायरसेस तो भूल भी नहीं सकता, सपने में भी वायरस बोलेंगे तो उसको समझ आएगा, कोरोना वायरस, है ना। अब पता नहीं तुम उस काल में कौन सी क्लास में थे, बट आई थिंक तुम वो बच्चे तो हो जो कोरोना काल के हो, जिन्होंने एक सर्टेन क्लास बर्बाद अपनी, अब तुमने बर्बाद नहीं करी, ऑब्वियसली तुम्हारा कोई दोस्त उसमें नहीं है ना। स्थिति ऐसे थी, उस स्थिति की वजह से तो हो सकता है कि पढ़ाई तुम लोगों की थोड़ी सी खराब हुई है, बट ठीक है, तुम लोगों ने रिकवर किया होगा। अभी 7वीं 8वीं तो कोरोना था नहीं, है ना, तो अच्छा खासा तुमने रिकवर किया होगा, है ना। तो मैं सिर्फ इसलिए बोला कि आप वायरसेस आपसे बेहतर कौन जानेगा, मतलब तुम्हारी जो जनरेशन आई इससे बेहतर वायरसेस कौन जाएगा। तो जो कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, पोलियो का वायरस होता है, रेबिस का वायरस सुना होगा, तो ये वायरस जो होते हैं ये किस में आते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। किस में आते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, बिकॉज इनकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन संरचना है उसमें सेल नहीं होता है। ठीक है, viruses lack any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter the living body। ये membrane आई थिंक अभी आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा इस चैप्टर में ऐसा रहने वाला है। आगे इसमें कुछ शब्द ऐसे शुरुआत में आ जाएंगे जो आपको शुरुआत में हम पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगेगा या समझ नहीं आएगा। बोरिंग तो नहीं कहेंगे, समझ नहीं आएगा, बट जैसे चैप्टर आगे चलेगा तो आपको समझ आएगा कि मेम्ब्रेन क्या है, या तुम्हें कुछ थोड़ा 8वीं का याद हो कि मेम्ब्रेन कुछ होती थी, है ना। मेम्ब्रेन एक झिल्ली जो सेल के बाहर उसकी सेल, है ना, आउटर मोस्ट लेयर, उसको कहते थे मेम्ब्रेन। बट ठीक है, आगे आएगा, फिलहाल हम मान के चलेंगे आपको पता नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर खत्म होते होते तक आपको सब कुछ पता होगा। तो कहता है जो वायरसेस होते हैं इनके बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसमें मेम्ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, और यही कारण है कि इसकी वजह से जब तक ये इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ये जीवित प्राणी जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं। बट जैसे ही किसी दूसरे जीव, जिसको होस्ट ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, हर जीवित प्राणी की तरह कैरेक्टर वो शो करते हैं। तो इस वजह से क्या है, बड़े विचित्र है, और यही कारण है कि जो वायरस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनका इलाज खोजना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो बाकी जीवों की तरह बिहेव नहीं करते हैं जब तक वो क्या है, किसी जीव की बॉडी से बाहर है। तो कैसे बिहेव करते, नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते। बट अगर किसी दूसरे जीव की बॉडी में अगर वो चला गया तो कैसे बिहेव करता है, तब फिर वो जीवित प्राणी की तरह बिहेव करते हैं। तो बड़ा विचित्र है, और यही कारण है कि भाई किसमें डाला गया इसको, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ 2 वर्ड आए, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, उसके हम जिक्र करेंगे। वही मैं कहा इस चैप्टर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं भी नहीं बता रहा, मैंने जानबूझ के छोड़ा, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो आएगा बाद में, है कि नहीं। बट जब अभी चैप्टर खत्म हो गया दोबारा से जब नोट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा क्यों था वो शब्द वहाँ पर, है कि नहीं। चलिए बात कर रहे हैं दूसरा, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म अभी तो पढ़ रहे थे, वो जीव जो किससे बने हैं, सेल से मिलके बने हैं, चाहे उसकी बॉडी सिंगल सेल है या चाहे कई सारे सेलों से मिलके बनी। तो ऐसे जीव किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर,
कई सारे सेलों से मिलकर बना होगा तो मल्टी सेलुलर, और एक ही सेल से बना होगा तो यूनिसेलुलर। बट दोनों किस में आएंगे? आएंगे तो किसमें? सेलुलर। ऐसे जीव जो किससे बने हैं? सेल से बने हैं, दे आर सेलुलर। अब यहां जरा समझना कि जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सुनना, अभी जो जीव का क्लासिफिकेशन किया था वो किस आधार पे किया था कि उसकी बॉडी में कितने सेल है, और उस आधार पे जीव दो कैटेगरी में जाता है, सिंगल सेल वाला यूनिसेलुलर और कई सारे सेल वाला मल्टी सेलुलर। अब बात ये हो रही है कि जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको कह रहा है कि फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो मेन कैटेगरी में। किसमें? दो मेन कैटेगरी में। पहला है प्रोकैरियोटिक्स। क्या? प्रोकैरियोटिक्स। अब दीज ऑर्गेनिज्म हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। अभी आई थिंक सुनते रहो, प्रोकैरियोटिक सेल किसे कह रहे हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कौन है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी में कैसे सेल है? जिनका बॉडी सेल से तो बना है, तभी तो सेलुलर में है, बट सेलुलर में भी कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक जीव क्यों कह रहे हैं इसको सेलुलर में? क्योंकि ये वो जीव है जिनकी बॉडी जिन सेलों से मिलकर बनी है वो सेल कैसा है? प्रिमिटिव, दैट इज शुरुआती, और इनकम्प्लीट सेल। कैसा? सेल वहां पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। मैं समझाऊंगा किस संदर्भ में वो इनकम्प्लीट कह रहा है, ठीक है? बट फिलहाल ये पॉइंट समझ आ रहा है कि प्रोकैरियोटिक किन्हें कहा जा रहा है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी सेल से तो बनी है बट सेलुलर तो है, बट जो सेल जिससे बॉडी बनी है वो कैसा है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव समझो, बहुत ही प्रीमैच्योर, जो पूरा विकसित नहीं हुआ, ऐसे सेलों से बना है। इनकम्प्लीट सेल से बना है। दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल, जिनकी बॉडी किससे बनी है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बोले तो एक प्रीमिटिव, प्रीमैच्योर, इनकम्प्लीट सेल को ही क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो जिन जीवों की बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है उनको कहा गया प्रोकैरियोटिक्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? ये कैसे सेल हैं? प्रीमिटिव और इनकम्प्लीट सेल है। अब समझ आएंगे, बताएंगे आगे कि क्यों इसको इनकम्प्लीट और प्रीमैच्योर कहा जा रहा है, ठीक है? अच्छा, बात करेंगे थोड़ा सा आगे, कुछ चीज़ें मैं यहाँ छोड़ दूंगा जानबूझ के, ठीक है? रीजन है कि आपको ये बातें कुछ बाद में समझ आएंगी। जैसे लिखता है प्रोकैरियोटिक सेल हैव ऑल थ्री बेसिक स्ट्रक्चर। अब तो कुछ बातें यहाँ आपको नहीं समझ आएंगी, बट जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा डीएनए क्या है, तब आपको ये लाइन समझ आएगी क्यों ये लिखा था। कहता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें तीनों बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, बट क्या नहीं होता? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, जब आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना पढ़ो कि प्रोकैरियोटिक क्या है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी जिन सेलों से मिलकर बनी है वो सेल कैसा है? इनकम्प्लीट और प्रीमैच्योर। इतना तो समझ आता होगा, है कि नहीं? अब ये लिखा कि इसके अंदर ये सब नहीं होता। अब ये क्या है, तुम जैसे चैप्टर आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि मेम्ब्रेन क्या होती है, डीएनए क्या होता है, तब तुम समझ जाओगे क्या नहीं होता और क्या होता था, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ देखो, अब बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की। किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की। क्या है? यूकैरियोटिक पढ़ते, क्या पढ़ते? यू साइलेंट है। यूकैरियोटिक जीव कौन है? दीज आर दी एडवांस एंड कंप्लीट सेल। देखो ये भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट इनका जो बॉडी में सेल है वो कैसा है? यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में अगर देखो तो ज़्यादा एडवांस है, वहाँ ज़्यादा ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स से क्या बोला था अभी? जैसे मैंने कहा आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी है? ऑर्गन से मिलकर बनी है। तो सेल किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से। ऑर्गन से। अब जो सेल के ऑर्गन है उन्हीं को क्या कहा गया? ऑर्गेनल्स। ऐसे समझ लो कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? ऑर्गन से। इसी प्रकार से सेल किससे मिलकर बना है? सेल ऑर्गन से। अब जो सेल के ऑर्गन हैं उन्हीं को कहा गया सेल ऑर्गेनल या जस्ट ऑर्गेनल, है ना? अब ये कंप्लीट किस सेंस में कह रहा है कि अगर आप अभी आगे हम पॉइंट डिफरेंशिएट पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट भी आइडली थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि मैंने कहा वहाँ ऐसे सारे शब्द हैं जो अभी तुमने पढ़े ही नहीं, वो चैप्टर में आगे आएंगे, है कि नहीं? बट फिलहाल ऐसा समझो कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं। क्या? प्रोकैरियोटिक वो हैं जो सेलों से तो बने हैं, बट जो सेलों से मिलके बने वो सेल कैसे हैं? इनकम्प्लीट, प्रीमैच्योर जैसे हैं। वहाँ कई सारी चीज़ आप देखोगे इसकी तुलना में तो आपको दिखेंगे मौजूद ही नहीं है। और यूकैरियोटिक क्या है? ये वो जीव है जिनकी बॉडी किससे बनी है? यूकैरियोटिक सेल से। अब यूकैरियोटिक सेल क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में अगर देखोगे तो यहाँ क्या है? सेल ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा फंक्शनल है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत अधिक ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं जो कि आपको प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलते। फिलहाल इसी आधार पे समझ लो कि उसको प्रोकैरियोटिक क्यों कह रहे हैं, प्रीमैच्योर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कई सारे ऑर्गेनल एब्सेंट है जो कि आपको कहाँ? यूकैरियोटिक में देखने को मिल जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो
जैसे ये डिफरेंशिएट आया, इस डिफरेंशिएट को समझो, ठीक है लक्ष्य, इधर देखो लक्ष्य, समझ आ रहा है आपको। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। अब मैं पढ़ाने से पहले बोल देता हूँ कई चीज़ें नहीं समझ आएंगी, तो जस्ट हम पढ़ के आगे लिख लेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। जैसे जैसे आप चैप्टर में चलेंगे तो क्या नहीं था आपको समझ आएगा, वो क्या नहीं था, क्योंकि उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं कि यार क्या क्या शब्दों के नाम बोल रहे हैं, भैया समझा क्यों नहीं रहा साथ साथ, क्योंकि साथ साथ नहीं समझा सकते, बड़े टॉपिक है, आगे आएंगे। बट जब आप ये चैप्टर पूरा खत्म होगा, जब वापस से आप ये डिफरेंशिएट पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई क्या था, है कि नहीं। बट ठीक है, फिलहाल सच में ये टॉपिक लास्ट में डाल नहीं सकते, इसका जो सेंस बनता है वो शुरुआत में बनता है, बट शुरुआत में थोड़ा समझ कम आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कम होता है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा भी तो पढ़ा जाता है। तुमको क्या लगता है एक बार पढ़ने से समझ आएगा सब कुछ? मैंने पढ़ाया, आप पढ़ेंगे, है ना, आप फिर किताबें से देखेंगे, नहीं समझ आएगा फिर से पूछेंगे, है कि नहीं। बट ऐसा होने वाला नहीं है, आप जब पूरा पढ़ के आगे आएंगे तो आपके पॉइंट समझ आएंगे। चलो पढ़ते, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो पहला है पॉइंट प्रोकैरियोटिक सेल का, तो पहला पॉइंट तो सबको समझ आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे सेल है। साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके साइज की अगर बात करें तो वो क्या है, आमतौर पे छोटे होते हैं, 1 से 10 mm के बीच में। बट वहीं देखो यूकैरियोटिक सेल इस मामले में बाजी मार गया, तो समझ आया किस सेंस में कंपैरिजन है, कि इसको जिन सेलों में ये होता है भाई उन जीवों का इससे काम चल रहा है तो उसके लिए तो सफिशिएंट ही है। बट जब कंपैरिजन करेंगे, जब इस तरह के सेलों को इनसे देखेंगे तो ये थोड़ा कमतर दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रोकैरियोटिक सेल बोले तो इनकम्प्लीट और प्री मैच्योर सेल जैसा कहा गया। बट बेटा जिस जीव में वो है उसके लिए तो वो काम कर रहा है ना, वो धरती पे आज से होगा, कई सालों से है, उसका काम चल रहा है कि नहीं, ठीक है। बट दैट इज कंपैरिजन। अच्छा बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो देखो इनका साइज जनरली क्या है, बड़ा है, 5 से 100 mm के बीच में होता है। अब ये तुम्हें समझ नहीं आएगा न्यूक्लियस क्या होता है, आएगा न्यूक्लियस क्या होता है, दैट इज ये मैं फिलहाल ये कह सकता हूँ सेल का एक ऑर्गेनल है, सेल का एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनल है ना। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते, कह रहा है कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूज हो भैया न्यूक्लियस क्या, तो मेरे भाई थोड़ा रुक, आगे चैप्टर में आएगा न्यूक्लियस क्या होता है, तो खुद जान जाएगा न्यूक्लियस क्या होता था। तो याद करिए कि न्यूक्लियस जो पढ़ाया वो इसमें होता नहीं है, और इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो तुम्हें हर जगह दिख रहा है वो कमतर है कि नहीं, इसीलिए उसे क्या कहा गया, इनकम्प्लीट और प्रीमैच्योर कहा गया। बात करते हैं क्रोमोसोम की, मैं फिलहाल क्रोमोसोम थोड़ा समझा देता हूँ। क्रोमोसोम क्या है कि जब एक सेल से नया सेल बनता है तो उसको अपनी कुछ जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है, और वो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन एक केमिकल की फॉर्म में स्टोर होती है, उस केमिकल का नाम है क्या, क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है भाई के पास क्या होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। बात करते हैं किसकी, यूकैरियोटिक की, यहाँ एक से अधिक क्रोमोसोम होता है, डिपेंड करता है कैसा जीव है। इंसानों में क्रोमोसोम की संख्या अलग है, हमारे केस में जो क्रोमोसोम की संख्या वो 23 है। हमारे पेरेंट्स से जो हमें जेनेटिकल इन्फो मिलती है, कितने मिलती हैं, 23। कितने क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम फादर से मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से मिलते हैं। तो भाई हम है क्या, हमारे में ये सेल होता है ना प्रोकैरियोटिक एडवांस वाला, है कि नहीं। तो ये समझ आया नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम, और यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम। न्यूक्लियोस एब्सेंट होता है, अब क्या होता है न्यूक्लियस पढ़ेंगे, और यहाँ न्यूक्लियोस प्रेजेंट होता है। बात करते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल। आई थिंक सेल ऑर्गेनल मैंने बताया आपको कि सेल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको कहा गया सेल ऑर्गेनल, और इसमें कह रहा है कि जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल क्या है, नहीं होते हैं। अब मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल बता देता हूँ कि जो वहाँ ऑर्गन है ना उनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, बट इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनल्स होते हैं अंदर उनके ऊपर कोई लेयर नहीं होती, जो झिल्ली होती है ना मेम्ब्रेन, वो मौजूद नहीं होती। बट अगर आप यूकैरियोटिक में जाएंगे तो उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल की तो मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बट यूकैरियोटिक में क्या हो रहा है कि जो वहाँ ऑर्गेनल है उन ऑर्गेनल के बाहर भी क्या होती है, एक लेयर या एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो यही वो कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, मतलब ऐसे ऑर्गेनल मौजूद होते हैं जिनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है बाहर चढ़ी हुई। बट वहीं अगर हम बात करें किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें जो ऑर्गेनल पाए जाते हैं उसमें नहीं होते हैं, और इसमें ऑर्गेनल होते हैं, बट ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या होती है, खुद की एक मेम्ब्रेन होती है। दैट इज यहाँ क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। अब ये जो लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक, ये सब क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। ये सब क्या है, ऑर्गेनल। और जितने भी ऑर्गेनल यहाँ मौजूद हैं इन सब ऑर्गेनल के ऊपर खुद की क्या होती है, एक
मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो कि यहाँ जो सेल है इसमें जो ऑर्गेनल होते हैं, एक तो ऑर्गेनल कम होते हैं, जितने ऑर्गेनल यहाँ होते हैं उतने ऑर्गेनल यहाँ होते नहीं, और जितने भी ऑर्गेनल होते हैं उनके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो एक कंपैरिजन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कई बातें बहुत ऊपर जा रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, नाम नहीं पता क्या क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल, ऑर्गेनल तो फिर भी बताया, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोल्स, है कि नहीं? बट फिलहाल अभी इसको इस तरह से ही समझना कि तुम्हें क्या समझाना चाह रहे हैं, कि तुम्हें हर जगह दिख रहा है कि ये क्या है, इससे कमतर है, इसीलिए इसे कहा गया प्रोकैरियोटिक सेल, प्रीमैच्योर इनकम्प्लीट सेल। और ये जो पॉइंट के डिफरेंसेस धीरे धीरे आपको समझ आएंगे, जब आप सब पढ़ेंगे आप खुद जान जाएंगे कि न्यूक्लियोल्स क्या होता था, फिर आप जानेंगे न्यूक्लियस का काम क्या होता था, फिर आप जान जाएंगे न्यूक्लियस यहाँ नहीं होता, मतलब यहाँ वो काम नहीं करता है, और यहाँ होता है, यहाँ वो काम होता होगा। क्रोमोसोम क्या करते हैं? जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, बताया। बट भाई के पास सिर्फ एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है, बट इसके पास एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। सेल डिवीजन की बात करें, अगर हम बात करें जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका सेल डिवीजन कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और बडिंग। सुना होगा, कभी बड़ा होगा 8th में, है ना, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ जो सेल का डिवीजन कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और बडिंग होता है। वही अगर हम बात करें किसकी, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वहाँ जो सेल का डिवीजन है वो होता है बाय द मियोटिक सेल डिवीजन, जो हम आगे पढ़ेंगे, इसका बिल्कुल लास्ट लेक्चर जो आएगा उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। बट फिलहाल ये कुछ पॉइंट समझ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है, जितना समझ आ रहा है कम से कम ये तो समझ आ रहा है ना कि ये है और वो नहीं है। अब क्या नहीं है वो आपको समझ आएगा जब आप पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या था, ठीक है। तो इतना कन्फ्यूजन थोड़ा शुरुआत में रहेगा, बट धीरे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो फटाफट ये थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स। आई थिंक बता दिया, ऑर्गन और ऑर्गेनल्स में क्या डिफरेंट है? दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गन। भाई ऑर्गन किसके पास होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गन के क्या होते हैं? ऑर्गन। ऑर्गेनल्स क्या है? दे आर फाउंड इन दी यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं, जिससे मिलके वो यूकैरियोटिक सेल बना होता है। दे आर लार्ज साइज और माइक्रोस्कोपिक। ऑब्वियसली मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं, मैक्रो मीन्स बड़ा। ऑर्गन क्या होते हैं? साइज में बड़े होते हैं, और मैक्रोस्कोपिक आंखों दिख जाते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट। बट वही ऑर्गेनल क्या है? ये वो जिनसे मिलके सेल बना, इसको आप सेल के ऑर्गन समझ सकते हो, सेल के ऑर्गन समझ, बट ऑर्गन मत बोल दें, दैट इज ऑर्गेनल्स, है ना। ये क्या होते हैं? साइज में छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आंखों से नहीं दिखेंगे। अरे सेल ही बहुत छोटा होता है, और तुम बात करो सेल जिससे मिलके बना है, सोचो और कितने छोटे होते होंगे कि नहीं। इसको माइक्रोस्कोपिक या सब माइक्रोस्कोपिक कह सकते हो। दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल टू दी बॉडी ऑफ ऑर्गन। ऑब्वियस सी बात है, जो ऑर्गन है वो जीव के इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल। आपके कई सारे ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर है, और कई सारे ऑर्गन क्या है? एक्सटर्नल, जैसे आईज, है कि नहीं। और इसमें अगर हम बात करें कि जो ऑर्गेनल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनल तो क्या है? सबके सब सेल के अंदर ही होते हैं। क्या बनेंगे? इंटर सेलुलर होते हैं। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ऑर्गन आर फॉर्म ऑफ टिश्यू। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं? अभी बताया था, ऑर्गन बनते हैं टिश्यू के मिलने से, है ना। और टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से, है ना। और सेल किससे बनते हैं? सेल बनते हैं ऑर्गेनल से। सेल किससे बनते हैं? ऑर्गेनल से। और अगर हम बात करें ऑर्गेनल्स की, तो ऑर्गेनल्स इज मेड अप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये क्या कहते हैं? खास तरह के केमिकल से बने होते हैं। ऐसे समझ सकते हो कि जो ऑर्गेनल्स है वो खुद किसके बने होते हैं? सेल बना है किसका? ऑर्गेनल्स का। तो ऑर्गेनल्स किसके बने हैं? कुछ खास तरह के माइक्रो मॉलिक्यूल्स, कुछ खास तरह के केमिकल से मिलकर बनते हैं क्या? ऑर्गेनल्स। क्या? ऑर्गेनल्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑर्गन कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। कि बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं? आपकी बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम है उसके साथ तालमेल, उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, किसके लिए? अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। बट वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनल की, वो कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट टू दी प्रोड्यूस दी सेल। वो सेल से ही कोऑर्डिनेट करता है, या कहूँ कि वो ऑर्गेनल, सेल के अंदर जो बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं आपस में क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और सर बताओ, न्यूक्लियस हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस वो काम करता है सेल के अंदर कि जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं उन सबको एक तरह से कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस, जो वहाँ अभी वर्ड आया था। बट अभी मैं बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि एक शब्द बता के क्या करूँगा, पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा उसको, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ देखो छोटे छोटे 2 टॉपिक है, फटाफट करके लिख लेंगे, आज खत्म करेंगे इसको कि नहीं। चैप्टर खत्म नहीं होगा, मतलब आज का जो है वो खत्म करेंगे। 2 छोटे टॉपिक रह गए। बात कर रहे हैं सेल की शेप की। अब आपकी बॉडी सेल से बनी है,
बट बॉडी में जो सेल होते हैं वो कई तरह के शेप्स में होते हैं, कई तरह के शेप्स में होते हैं, है ना। बॉडी में कुछ से जो सेल हैं वो स्फेरिकल हैं, जैसे रेड ब्लड सेल जो होते हैं बॉडी में, कैसा शेप होता है उन सेलों का, स्फेरिकल होता है। आपकी बॉडी में जो मसल का सेल है वो स्पिंडल शेप का होता है। ये है वो नर्व सेल जिसकी बात कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी में सिग्नल को ब्रेन से बाकी बॉडी पार्ट तक लेके जाता है, कुछ इस आकार का होता है। तो सिंपल सा टॉपिक है, कोई पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक ये है नहीं, बट हाँ आपके ध्यान में होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में सारे सेल का शेप एक जैसा है। बॉडी में जो सेल होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, स्पेरिकल, लॉन्गिट्यूडनल, क्यूबाइडल, कॉनिकल, बहुत डिफरेंट शेप्स में सेल बॉडी में अलग अलग शेपों में मौजूद होता है। मैं इसको पेपर पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं मानता क्योंकि सच में नहीं है, ठीक है। उदाहरण पढ़ लो, जैसे रेड शेप की भी होते हैं, जैसे फैट सेल जो होते हैं वो रेड होते हैं। रेड ब्लड सेल का नाम बताया, स्पेरिकल होता है। बॉडी में जो नर्व सेल है वो लॉन्ग और ब्रांच शेप का होता है कि नहीं। इसी प्रकार से प्लांट के सेल जो होते हैं कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। मतलब इन शॉर्ट यहाँ सिर्फ समझाना चाह रहा है, बहुत डिटेल वाला टॉपिक है नहीं, सिर्फ दिमाग में ये डालना चाह रहा है कि सेल क्या होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। इस धरती पर जो डिफरेंट क्रिएचर है सबके सेल एक जैसे नहीं है, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। चलो यहाँ देखो, मुझे लगता है ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका। इधर देखो, थोड़ा सा इसको इधर कर देंगे। सेल साइज, अभी किसकी बात करी, सेल के शेप की, कि सेल जो बॉडी में क्या है, डिफरेंट शेप के हैं, क्या है, डिफरेंट शेप के। अब बात करते हैं सेल के साइज की। तो सेलों का जो साइज है वो भी अलग अलग होता है, सारे सेल एक जैसे साइज में भी नहीं है ना। जैसे देखो, अगर हम बात करें, तुम्हें दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल सेल का ऑर्गेनेल आएगा आगे, क्या आएगा, आगे आएगा, थोड़ा वेट करोगे बच्चा, है ना। जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल देखो अलग अलग साइज के। फ्रॉग का एग देखो, वो भी एक सेल है, थोड़ा साइज में बड़ा है ना। ऑस्ट्रिच का अंडा, हाँ ऑस्ट्रिच का जो एग है वो अपने आप में एक सिंगल सेल है, क्या अपने आप में सिंगल सेल है। तो इस डायग्राम में देखो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में सेलों का साइज से शेप तो अलग होता ही है, साइज भी अलग अलग होता है। जैसे सेल अलग अलग शेप में पाया जाता है, इसी प्रकार से सेलों, सारे सेल किससे नहीं होते। बॉडी में बहुत छोटे सेल से लेके थोड़े से या उसकी तुलना में बड़े सेल भी होते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा सेल है वो क्या है, कहाँ गया, कहाँ गया, नर्व सेल है कि नहीं। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा सेल क्या है, नर्व सेल है, सबसे बड़ा है ये, है ना। बाकी सेल इससे छोटे हैं, है ना। और तरह के भी सेल होते हैं, जैसे हम बात करें मेल में, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म है, मेल में जो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, स्पर्म है, वो बहुत स्मॉलेस्ट सेल में आता है। किस में आता है, बहुत स्मॉलेस्ट सेल में आता है। कुछ सेल उससे बड़े होते हैं। समझाना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हाँ दैट इज अ नॉलेज, है ना। नॉलेज ये कि सेल आर ऑफ डिफरेंट शेप एज वेल एज डिफरेंट साइज। अच्छा, तो बात हुई ह्यूमन बीइंग की। अब बात करें कि सबसे बड़ा सेल क्या होता है, दैट इज ऑस्ट्रिच एग। आपको ऑस्ट्रिच का जो एग है, तुम सोचो खुद छोटे छोटे सेल से मिलकर बना, नहीं, वो एक सिंगल एग ही एक सिंगल सेल है, और इतना बड़ा है कि आंखों से दिख सकता है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है ये ख़त्म होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो आज जो हमें पढ़ना था उतना ही था। आज जो हमने पढ़ा दैट इज एक तरह का इंट्रोडक्शन, बहुत सारी बातें वहाँ इंपॉर्टेंट है, वहाँ बहुत सारी बातें। हाँ बच्चा बोलना चाह रहा है, कुछ नहीं बोलना चाह रहा, अच्छी बात है, बोलना चाह रहा है तो भी बोल सकता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना है। अभी अपनी कॉपियाँ पैक कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, साइलेंटली करना, बट तुम लोगों को ये कहना है कि देखो जो पढ़ाया वो तुमको साथ साथ पढ़ना होता है, तो पढ़ाने का फ़ायदा होता है, सीधी बात है कि नहीं। जो पढ़ाया उसको पढ़ लेना, मैं कोशिश करूँगा इसको आज के आज डालूँ, तुमको देखना होगा तो वहाँ भी देख सकते हो। किताब आपके पास है, किताब से आप पढ़ेंगे। कल का मैं बता देता हूँ, कल इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज जो पढ़ा है उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में डिफरेंशिएट, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंशिएट इंपॉर्टेंट है। मैं मान रहा हूँ वहाँ बहुत सारी बातें बड़ी अभी, है ना, शब्द ऐसे हैं जो नहीं समझ आ रहे, बट वो इंपॉर्टेंट में आता है। ऑर्गन और ऑर्गेनल में डिफरेंशिएट, सेल का डिस्कवरी किसने किया था, है ना, वो सब बातें, ठीक है। तो आज जो पढ़ा उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आज ही पढ़ लेना। कल हम मिलेंगे तो हम इस चैप्टर के बिल्कुल कोर में चले जाएंगे, जो वहाँ शब्द नहीं आ रहे वो सब कल आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, देखो ये सारी चीज़ें, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ वर्ड था गोल्गी अपरेटस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आएगा आगे, तो ऐसा नहीं सब छूट जाएगा, ठीक है। तो ये सब आगे पढ़ेंगे, ये सब यहाँ है, ठीक है। तो अब हम कल मिलेंगे तो उसको कल करेंगे। अब तुम जा सकते हो, बट पढ़ लेना, पढ़